इंडिया एक फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है जहां पे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है और ये पॉपुलेशन की डिमांड है जिसको इकोनॉमी के टर्म में एनिमल स्पिरिट भी कंसीडर किया गया है। ये डिमांड डिपेंड करती है उनके परचेजिंग पावर पे। अब हमने हमारी पहली वीडियो में ये चीज समझी थी कि एक मनी सप्लाई इकोनॉमी में स्टार्ट होता है फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, कि ये कमर्शियल बैंक एक लोन देती है मैन्युफैक्चरर को, वो मैन्युफैक्चरर उससे एक प्लांट सेटअप करता है, वो प्लांट में वो लेबर हायर करेगा और वो लेबर को वेजेस प्रोवाइड करेगी, यानी कि यहां से इकोनॉमी में पैसा, लोगों के हाथ में पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा एंड परचेजिंग पावर फिर मेंटेन हो जाएगी। बट कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि कमर्शियल बैंक ने किसी मैन्युफैक्चरर को लोन दिया है बट उसे वो लोन वापस नहीं मिला, यानी कि वो मैन्युफैक्चरर उसको रीपे नहीं कर पाया। तो जब ये सिचुएशन होती है तो बैंक के लिए वो मैन्युफैक्चरर एक एसेट है जिसने लोन उसको प्रोवाइड किया है, बट जब वो एसेट वापस रीपे नहीं कर पाता है तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। इसका एक ड्यूरेशन रखा गया है कि 90 डेज तक अगर किसी ने भी लोन लिया है और वो रीपे नहीं कर पाता है तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट से कंसीडर्ड किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही चीज समझेंगे कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रीजन क्या है, दैट व्हाट आर द फैक्टर जिसके वजह से ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट इंक्रीज होता है इकोनॉमी में। तो सबसे फॉरमोस्ट रीजन जो होता है वो है लेंडिंग प्रोसेस। अब लेंडिंग प्रोसेस का इनिशिएशन ये होता है कि एज अ मैन्युफैक्चरर, जैसे सबका एक क्रेडिट हिस्ट्री होता है कि किसी ने कभी कोई लोन लिया है, वो लोन में वो क्या टाइप का रीपे कर पाया है, टाइमली रीपे हो पाया है या टाइमली रीपे नहीं हो पाया है, क्या वो डिफॉल्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अब यहां पे एक मैन्युफैक्चरर या एक कस्टमर या तो पब्लिक सेक्टर से लोन लेगा या प्राइवेट सेक्टर से लोन लेगा या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लेगा, यानी कि एनबीएफसी से लोन लेगा या फिर कोई भी टाइप का अनसिक्योर्ड लोन लेगा। तो यहां पे नीड होती है एक कोऑर्डिनेशन की बिटवीन दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दैट पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड इनफैक्ट एनबीएफसीज, कि वो एक कोऑर्डिनेशन करेगी एंड वो एक क्रेडिट हिस्ट्री का एक डेटा मेंटेन करके रखेगी फॉर एवरी कस्टमर और फॉर एवरी मैन्युफैक्चरर। तो यहां पे लेंडिंग प्रोसेस जो होती है वो इंडिया में लैग करती है कि इनके बीच में कोई भी टाइप का कोऑर्डिनेशन नहीं है और वहां से वो कस्टमर की कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री उनको नहीं पता है एंड वो अननेसेसरी उसको लोन दे देती है विदाउट कंसल्टिंग कि उसकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या रही है, एंड देन वो डिफॉल्ट हो जाता है, यानी कि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट कंसीडर्ड हो जाता है। सेकेंड जो इशू है दैट इज द विलफुल डिफॉल्ट। ये कई ज्यादा हुए थे इंडिया में विद रिस्पेक्ट टू वेरियस पर्सनैलिटीज, लाइक हमने देखा था विजय माल्या का नाम काफी ज्यादा आया था, दैट उनके पास पैसा है कि उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया था फिर भी वो रीपे नहीं कर रहे, दैट मीन्स कि वो विलिंगली डिफॉल्ट हो चुके हैं। थर्ड इज द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। नाउ ये बहुत ज्यादा मैटर करता है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में एक इंडस्ट्रियल सिकनेस का बहुत बड़ा टर्म है। इंडस्ट्रियल सिकनेस ये होती है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर है, लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कई सारे इश्यूज होते हैं, लेबर लॉस के रिगार्डिंग इशू होता है, रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग इशू होता है, कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है उसके रिगार्डिंग इशू होता है, या इनफैक्ट वो इंडस्ट्री में एक मैनेजमेंट का भी कई सारा इशू होता है। तो ये सारे इश्यूज कई बार प्रॉफिट को हैम्पर करते हैं। अब जब उसने लोन लिया है, एक प्लांट सेटअप किया है और उस पर प्रॉफिट नहीं आया है, यानी कि उसके पास रिटर्न नहीं आया, उसके पास इनकम ही नहीं हुई है, तो वो कमर्शियल बैंक को लोन रीपे नहीं कर पाएगा इन टाइम। सो वो अगेन नॉन परफॉर्मिंग एसेट कंसीडर हो जाता है। नाउ फोर्थ इज द रेगुलेटरी इशू। नाउ रेगुलेटरी इश्यूज में कैसा होता है कि कई बार एक कमर्शियल बैंक में प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का एक रेगुलेशन लगाया जाता है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कई बार इस टाइप के प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, यानी कि ये रेगुलेटरी लॉज लगाते हैं जो माइट और माइट नॉट हैम्पर द फंक्शनिंग ऑफ अ कमर्शियल बैंक या फिर कोई भी टाइप की इंडस्ट्रीज है उनकी फंक्शनिंग को माइट और माइट नॉट हैम्पर। तो जब वो हैम्पर करता है तो ऑब्वियसली उसकी फंक्शनिंग हैम्पर होगी, फंक्शनिंग हैम्पर होगी तो उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी हैम्पर होगा, वो हैम्पर होगा तो उसका सेल्स हैम्पर होगा एंड अल्टीमेटली उसकी इनकम हैम्पर होगी, और इनकम हैम्पर हो गया तो फिर वो रीपे नहीं कर पाएगा। दैट इज द केस। एंड अनदर थिंग इज द राइजिंग ऑफ फ्रॉड, कि हम कई बार देखते हैं कि कई सारी सीरीज आई हुई है, लेट्स से नेटफ्लिक्स पे या प्राइम वीडियो पे, इन सब पे सीरीज आई है कि बैंकिंग सेक्टर में फ्रॉड बहुत सारे हो रहे हैं दैट आर डिपेंडिंग अपॉन द रियल इंसिडेंट्स। लाइक कई बार एक सीरीज आई थी लाइक जमात्रा, जो झारखंड में एक जगह थी जहां पे कुछ
4-5 लोग एक रूम में बैठ के फ्रॉड कर रहे थे, दैट इज बैंकिंग फ्रॉड। आई स्टिल रिमेंबर मेरे पास एक कॉल आया था फ्रॉम एन अननोन नंबर, जिसमें बोला था कि आपके पेटीएम पेमेंट बैंक में XYZ का अमाउंट पड़ा है। देन आई सेड कि मैंने तो ये यूज ही नहीं किया है। तो जब ये यूज ही नहीं किया है तो वहां उसमें पैसा कैसे आया? सो दैट इज द फ्रॉड कॉल, कि वो एक फ्रॉड कॉल था, कि वो मुझसे ओटीपी लेना चाह रहा था एंड वो मेरे पेटीएम का एक्सेस लेना चाह रहा था। अब मेरे पेटीएम का कनेक्शन है विथ माय बैंक अकाउंट, दैट मींस मेरे बैंक अकाउंट से वो विड्रॉ कर सकता है दी एन नंबर अमाउंट ऑफ मनी, मतलब जितना भी मेरे बैंक अकाउंट में होगा वो उतना विड्रॉ कर लेगा। सो दैट मींस सच काइंड ऑफ फ्रॉडेंट एक्टिविटीज काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है इंडिया में। तो हाल ही के अभी जो रिपोर्ट आई है, दैट मींस अभी रिसेंट रिपोर्ट आई है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जहां पे उन्होंने ये बताया है कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है इंडिया में वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हुए, यानी कि इंडियन इकोनॉमी में कमर्शियल बैंक्स आर परफॉर्मिंग बेटर देन दी पास्ट। सो इसके कुछ रीजन बताए। फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन है कि यहां पे बैलेंस शीट इंप्रूव हुई है। बैलेंस शीट यानी कि उनकी लायबिलिटीज कम हुई है कमर्शियल बैंक की, एंड एसेट्स इंक्रीज हुए, यानी कि अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट के इंसिडेंस काफी ज्यादा कम हो चुके हैं। सेकेंड चीज जो उन्होंने बताई कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, लोग वहां से लोन काफी ज्यादा रेज कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस जो अनसिक्योर्ड लोन्स है मेजरली फ्रॉम एनबीएफसीज, वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, यानी कि कमर्शियल बैंक से हटके लोग एनबीएफसीज और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से ज्यादा लोन ले रहे हैं। तो अल्टीमेटली कमर्शियल बैंक की बैलेंस शीट इंप्रूव हो गई है क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं हुए हैं। फोर्थ इज दैट फ्रॉड का इंसिडेंस काफी ज्यादा कम हो चुका है, बिकॉज कई सारे रेगुलेशंस आए हैं आरबीआई की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, कि वो ये टाइप के फ्रॉड को कम से कम करे। जैसे एक रीसेंट एग्जांपल आया था कि अगर मैं कोई भी पहले टाइम पे, मैं फर्स्ट टाइम कोई यूपीआई यूजर को मैं मनी ट्रांसफर कर रहा हूं, तो यहाँ पे आरबीआई ने एक क्लॉज दिया कि मेरे को 4 आवर्स का एक कूलिंग पीरियड दिया है, कि इन केस अगर या तो मैंने उसको गलती से ट्रांसफर कर दिया है या फिर मेरे अकाउंट में फ्रॉड करके मेरे अकाउंट से ट्रांसफर हो गया है फ्रॉम वन यूपीआई नंबर टू अनदर यूपीआई नंबर, तो यहाँ पे मेरे पास 4 आवर्स का कूलिंग पीरियड है कि मैंने 4 आवर्स में अगर कंप्लेन कर दी टू द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, जो यूपीआई को मैनेज करती है, रेगुलेट करती है, तो मेरे को वापस वो पैसा मिल सकता है या फिर अल्टीमेटली उस पर इंक्वायरी स्टार्ट हो सकती है जो पहले नहीं थी। सो हेंस ये टाइप के इनिशिएटिव से जो फ्रॉडेंट एक्टिविटीज है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हुई है। लास्ट इज दी कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो। नाउ इसमें कैसा होता है कि व्हाट इज कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो, की एक कमर्शियल बैंक ने, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कि 100 रुपीज का लोन दिया हुआ है मार्केट में, राइट, तो वो उसका क्या है, वो एसेट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस लेट्स से उसके पास 200 रुपीज का लोगों का डिपॉजिट पड़ा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू सेविंग्स डिपॉजिट है या टाइम डिपॉजिट है या वॉट एवर डिपॉजिट। तो ये दोनों का एक रेशियो निकाला जाता है कि लोगों का पैसा बैंक के पास कितना है और बैंक ने मार्केट में कितना लोन दे रखा है, उसका एक रेशियो निकाला जाता है। यानी कि इन केस अगर ये 100 रुपए फेल हो गए तो बैंक के पास 100 रुपए 200 रुपए जितने होने चाहिए कि वो उसको वापस रीपे कर पाएगा कि जो भी उसके कस्टमर्स है ऑन टाइमली बेसिस। तो ये चीज हेल्प करती है कमर्शियल बैंक्स को इन केस अगर वो फेल होती है। तो अभी क्या हुआ है कि आरबीआई हमेशा इसका एक परसेंटेज डिफाइन करता है कि कितना परसेंटेज होना चाहिए, तो वो परसेंटेज अब डिक्रीज होके 17% हो गया है। तो ये अब अपना यूज कर सकते हैं टू मेंटेन दी balance sheet. So that was it from today's video. The coming video will be discussing more such kind of topics. Till then, stay safe and study well. Thank you.